हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 10 विषय गणित के अंदर मॉडल पेपर नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि अपनी वर्कबुक दे रखी है कक्षा 10 की, उसका मॉडल पेपर नंबर 2। इसमें पहला प्रश्न अपने को दे रखा है कि निम्न में से कौन एक अप्रमेय संख्या नहीं है। अप्रमेय संख्या नहीं है इसने पूछा है अपने से। तो अप्रमेय संख्या अपने पास अप्रमेय संख्या वो होती हैं जो वर्गमूल के अंदर होती हैं, जिनका अपने p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो इसके अंदर अपने पास ये जो द नंबर है वो सही आ जाएगा, क्योंकि वर्गमूल 25 का जो मान होता है वो अपने पास 5 होता है। वर्गमूल 25 का अपने पास 5 हो जाएगा। बाकी किसी का अपने वर्गमूल नहीं निकाल सकते, 35, 24 या 10 का। तो इसलिए इसका आंसर अपने पास द आ जाएगा। दूसरा, x² - 3 के शून्यांक होंगे, तो इसका अपने पास ब नंबर सही उत्तर आ जाएगा। इसके शून्यांक होते हैं, क्योंकि x² - 3 जो है, इस x² - 3 को अपने √3 की स्क्वायर लिख सकते हैं, √3 और इसकी स्क्वायर। उसके बाद इसमें सरसमीका लग जाएगी -a - b और a+b के अंदर, यानी कि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो ये अपने पास ब नंबर इसका सही उत्तर आ जाएगा। तीसरा, समीकरण x+y में कितने हल होंगे। तो इसमें जितने अपने x के मान रखते जाएंगे या कितने अपने y के मान रखते जाते हैं, तो सभी में अलग अलग अपने x और y के मान रखेंगे, तो हर में उत्तर जो है वो 6 ही आएगा। जैसे मैं x की जगह पे अपने 2 रखें, तो x की जगह पे अगर अपने 2 रखते हैं तो y की जगह पे अपने पास 4 आता है, x की जगह पे 3 तो y का मान भी 3 आएगा, क्योंकि बराबर में अपने यहाँ पे 6 उत्तर लेके आते हैं। अगर अपने x की जगह पे 4 रखते हैं तो y की जगह पे 2, ताकि दोनों को प्लस करने पर 6 आ जाए। x की जगह पे 1, y की जगह पे 5, दोनों को जोड़ने पर 6 आता है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे अपने मान निकाल सकते हैं, तो ये अनंत आ जाएगा। अगला चौथा पॉइंट है, एक चर वाले रैखिक समीकरण की घात हमेशा होती है। तो जो घात होती है एक चर वाले के रैखिक समीकरण की घात 1 होती है। उसके बाद आगे देखें अपने, तो अगले में दे रखे अपने को 5वें पॉइंट के अंदर समांतर श्रेणी का सारवंतर अपने को बताना है कि इसमें कितने कितने का अंतर है। तो जो 5वां पॉइंट है, 5वें के अंदर जो अपने पास अंतर आ जाएगा वो 3 3 का अंतर है, इसलिए जो सारवंतर है वो 3 हो जाएगा। छठे में अपने को भुज पूछा है, भुज x का मान होता है, तो भुज यहाँ पे 2 आ जाएगा। साइन 90 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो इसका ऑप्शन द आ जाएगा। परिधि बटे व्यास का मान अपने से पूछ रहा है, तो परिधि का अगर अपने सूत्र देखें तो परिधि का सूत्र होता है 2πr, और इसके बटे में व्यास है, तो व्यास जो होता है वो 2r होता है। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, r से r भी कट जाएगा, तो यहाँ पे अपने पास इसका ऑप्शन आ जाएगा द नंबर, यानी कि पाई बचता है। नेक्स्ट अपने देखें 9वें पॉइंट के अंदर की एक वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश के कोण का मान। तो प्रत्येक चतुर्थांश के जो कोण का मान है वो अपने पास होता है 90 डिग्री का। ठीक है, प्रत्येक चतुर्थांश है वो 90 डिग्री का होता है। 10वां पॉइंट है, एक शंकु की त्रिज्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई h दे रखी है 8 सेंटीमीटर, त्रिक ऊंचाई l का मान अपने से पूछा है। तो l जो त्रिक ऊंचाई का सूत्र होता है l बराबर h² + r² रूट में होता है। तो h का मान तो दे रखा है ऊंचाई 8, 8 की स्क्वायर करेंगे 64, त्रिज्या r का मान 6 की स्क्वायर करेंगे 36, 64 और 36 को जोड़ें तो ये होता है 100, और 100 का वर्गमूल अपने पास आ जाएगा 10, लेकिन जो त्रिक ऊंचाई l का मान है वो अपने पास 10 है। आगे चलें 11वें के अंदर, इसका अपने को माध्यक बताना है कि माध्यक कितना होगा। तो इसका माध्यक निकालने के लिए पहले इसको अपने आरोही क्रम के अंदर सेट करते हैं। जैसे पहले 2 लिखा, 2 से बड़ा 3 आ रहा है, 3 से बड़ा फिर 4, उसके बाद फिर 5 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा।
ये दे रखा है। अब इसमें जो बिल्कुल बीच वाली संख्या होती है वो माध्यक आ जाएगा 4। 12वां है एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो एक निश्चित घटना की प्रायिकता वो 1 होती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, ठीक है, अनंत परिमेय संख्या वो इसके बीच में हो सकती है। समांतर श्रेणी में प्रथम पद बताना, तो पहला पद है वो 5 होता है, इसमें आ जाएगा 5। सभी समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप होते हैं। नेक्स्ट अपने पास साइन 45 बटे कोस 45 का मान, तो साइन 45 और कोस 45 का जो मान है वो अपने पास 1 होता है। अगला है जिस प्रेक्षण की बारंबारता अधिकतम होती है वह उन प्रेक्षण का बहुलक कहलाता है। यानी कि जो अधिक बार आता है, जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है, सबसे ज्यादा बार होता है, वो बहुलक कहलाता है। एक पासे को उछाले जाने पर 6 से बड़ा अंक, तो पासे पर 6 तक ही गिनती होती है, तो 6 से बड़ा आने की प्रायिकता वो 0 होगी। आगे अपने को तीसरा जो प्रश्न दे रखा है वह द्विघात बहुपद लिखिए जिनके शून्यांक 5 व 8 है। तो इसके अपने को शून्यक बताने हैं, तो ये अपने पास आ जाएगा x² माइनस के 5x और प्लस में 8, ये इसका बहुपद हो जाएगा। अगला है 9 पेंसिल 8 पेन का मूल्य 54 रुपये है, इसको बीजगणितीय समीकरण के रूप में लिखना है। तो इसकी बीजगणितीय समीकरण अपने को बनानी है, जिसमें सबसे पहले अपने लिखेंगे माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है, एक पेन का मूल्य y रुपये है, तो वहां से अपने पास समीकरण बन जाएगी 9x प्लस 8y और बराबर में 54। इसको अपने किस तरीके से लिखना है वो इसके बाद में हल कर रखा है, तो उसमें अपने देख लें किस तरीके से समीकरण अपने को बनानी है। तो ये तीसरे प्रश्न के अंदर अपने को छोटे छोटे प्रश्न दे रखे हैं एक एक नंबर के, तो इनको अपने अलग से हल करेंगे इन सभी प्रश्नों को। ये सारे के सारे अपने को प्रश्न दे रखे हैं, यहाँ पे 12 नंबर तक प्रश्न है जो कि एक एक नंबर के हैं। उसके बाद खंड व्यय आता है, खंड व्यय के अंदर प्रश्न संख्या 4 जिसके अंदर अपने को लघुत्तम निकालना है। फिर 5वें के अंदर अपने को द्विघात बहुपद बताना है। 6ठे के अंदर अपने को कोण ज्ञात करने हैं। 7वें के अंदर संख्या ज्ञात करनी है। 8वें के अंदर अपने को जो थैलेस प्रमेय है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय है, उसको सिद्ध करना है। 9वें प्रश्न के अंदर अपने को 7वीं प्रश्नावली से अनुपात वाले सूत्र से हल करना है। 10वें के अंदर अपनी जो 9वीं प्रश्नावली है उससे हल करेंगे। फिर 11वें के अंदर सेकेंद्रीय वृत्त है, तो ये अपने 10वीं प्रश्नावली में से आ जाएगा। इस तरीके से फिर आगे 12वां प्रश्न है, तो इसमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 13वें के अंदर अपने को घन घनाभ वाली जो प्रश्नावली उसमें से है। 14वां भी उसी में से दे रखा है। उसके बाद 15वें के अंदर अपने को माध्य ज्ञात करना है और 16वें के अंदर अपने को प्रायिकता है वो ज्ञात करनी है। तो ये इतने प्रश्न अपने खंड व्यय के अंदर आते हैं। अब इसको किस तरीके से लिखना है, तो अपना तीसरे प्रश्न के अंदर जो तीसरे का पहला पॉइंट था जिसमें अपने को शून्यांक 5 और 8 दे रखे हैं, तो उसका द्विघात बहुपद अपने ये लिख दिया x² प्लस 5x प्लस 8 हो जाएगा। फिर दूसरा था कि 9 पेंसिल 8 पेन का मूल्य 54 रुपये है, तो इसको अपने इस तरीके से पहले लिखना है। माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपये, एक पेन का मूल्य y रुपये है, तो वहां से समीकरण बन जाएगी 9 पेन का 9x हो जाएगा और 8 पेन का अपने पास 8y बराबर 54। 54 को बराबर से दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा बराबर में 0, तो ये एक समीकरण बन जाएगी। इसके बाद तीसरे पॉइंट के अंदर अपने को एक द्विघात समीकरण दे रखी है x² प्लस x माइनस 1 बराबर 0। इसके मूलों की प्रकृति अपने को बतानी है। तो सबसे पहले इसके अंदर अपने को लिखना होता है कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर a का मान यहाँ पे 1 आ जाएगा, b का मान 1 आ जाएगा, c का मान -1। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए विभक्त कर होता है जो कि b² माइनस 4ac। b का मान 1 रखेंगे, 4 का 4, a और c का मान भी 1 1 लिखा।
इसके बाद इसको अपने हल करते हैं तो अपना उत्तर आ जाता है 5। अतः दोनों मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न है। ऐसे ही चौथे प्रश्न के अंदर इसके एक समांतर श्रेणी अपने को दे रखी है, उसका 10वां पद अपने को बताना है। तो समांतर श्रेणी के अंदर 10वां, तो सबसे पहले प्रथम पद आ जाएगा 2, सारवंतर आ जाएगा 5, पदों की संख्या आ जाएगी 10। ए एन वाला अपने सूत्र लगा दिया, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए का मान 2 रखेंगे, एन का मान 10 माइनस 1 गुना डी का मान 5, 2 का 2 आ जाएगा, 10 में से 1 घटाया 9 गुना 5, 9 का 5 से गुना करेंगे 45, 45 में 2 जोड़ेंगे तो 47 होते हैं। तो यहाँ से जो ए एन का मान है या 10वां पद जो है वो अपने पास 47 आ जाएगा। 5वें पॉइंट के अंदर अपने को मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु ज्ञात करने का ये सूत्र है, ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र अपने पास आ जाएगा x+x1 + x2 बटे में 2। x1 का मान 4 है, x2 का मान 0, तो दोनों को जोड़ेंगे 4 + 0 जो कि 4 होते हैं। 2 का भाग देंगे 2 आ जाएगा। ऐसे फिर y के लिए y1 + y2, y1 का मान 0, y2 का मान 4, दोनों को जोड़ेंगे 4, 4 में 2 का भाग देंगे 2 आ जाता है। तो मध्य बिंदु के जो निर्देशांक अपने पास आ जाएंगे वो 2 2 आ जाएंगे। छठे प्रश्न के अंदर अपने को साइन थीटा दे रखा है कि साइन थीटा बराबर 1/2 होता है। अब साइन 1/2 का मान देखें तो वो 30 डिग्री का होता है, यानी कि यहाँ से जो थीटा का मान है वो अपने पास 30 डिग्री आ जाएगा। आप चाहो तो सीधा साइन थीटा की जगह पे 1/2 भी रख सकते हैं, या पहले थीटा का मान 30 डिग्री निकाल कर उसको जगह 30 भी रख सकते हैं। अगर आप पहले 30 डिग्री निकाल रहे हो तो इस तरीके से ये स्टेप आपको लिखना है इतना। अगर आप थीटा का मान निकालते हैं 30 डिग्री और उसके बाद फिर इसमें थीटा की जगह पे अपने जो प्रश्न दे रखा है उसमें 30 रख देंगे। और अगर अपने सीधा ही डायरेक्टली साइन थीटा की जगह पे 1/2 रखना है तो फिर ये दोनों स्टेप अपने को लिखने की जरूरत नहीं है। सीधे ही बात से जो सवाल में दे रखा है 1 - 2 और साइन 30 की जगह पे 1/2 इसकी स्क्वायर आ जाएगी। और ऐसे फिर इसके बटे में साइन 30 का मान 1/2। अब इसको आगे अपने को हल करना है तो 1 का तो 1 लिखेंगे, 2 ये 1/2 की अपने स्क्वायर करते हैं तो 1/4 होती है, बटे में 2 है ही। उसके बाद ये 2 के पार्ट से कट जाएगा, 2 × 2 2 दूनी 4, यानी कि 1 - 1/2 और बटे में 1/2 है। अब 1 और 2 का लघुत्तम लेंगे, इस 1 और बटे में जो 2 है इन दोनों का लघुत्तम आएगा 2। यहाँ से तिरछा गुणा करेंगे 2 × 2 और 1 का 1 से करेंगे 1 आ जाएगा। तो इसको हल करने पर अपने पास बटे में 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचता है। आगे 7वें पॉइंट के अंदर अपने को tan 30 दे रखा है। तो पहले tan 30 डिग्री के मान इसमें अपने को रखने हैं। तो tan 30 डिग्री का जो मान अपने पास होता है वो 1/√3। tan 30 का मान 1/√3, 2 का 1 से गुना करेंगे 2/√3 आ जाएगा। इस 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आ जाएगा सीधा ही। बटे में 1 लगा के 1 और 3 का लघुत्तम लेंगे 3 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ से तिरछा गुणा करेंगे 3 × 3 और 1 का 1 से करेंगे तो ये 3 - 1। अब इसको उल्टा करके लिखना है, 2/3 का तो अपने 2/√3 सेम लिखेंगे। अब ये जो बटे में 3 में से 1 घटाएंगे 2, 2/3 बचता है, इसको उल्टा करके ऊपर लिखा जाएगा 3/2। जब बटे में संख्या आ जाती है तो उसको उल्टा करके अपने लिख देते हैं, 3/2 लिखा जाएगा। इसके बाद अपने इसको कट कर देना है कि 2 से 2 कट जाएगा, 3/√3, 3 में √3 का भाग देंगे तो √3 आता है। क्योंकि जो 3 है उस 3 को अपने लिख सकते हैं √3 गुना √3 और बटे में 1 √3 है ही, तो ये कट जाएगा और 1 √3 अपने पास बचेगा। 8वें पॉइंट के अंदर अपने को त्रिज्या का मान दे रखा है और कोण दे रखा है। चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। चाप की लंबाई का सूत्र होता है पाई या थीटा बटे 180 डिग्री, पाई की जगह पे 22/7,
त्रिज्या 7 आ जाएगी। थीटा का मान अपने को 60 दे रखा है। 0 से 0 ये कट जाएगा। 6 के पहाड़े से काटें, 6 3 18 कटता है। ये 7 से 7 कट जाएगा तो 22/3 चाप की लंबाई आ जाएगी। 9वें के अंदर अपने को समरूपता के नियम लिखने थे। 2 नियम होते हैं इसके। पहला नियम है संगत कोण बराबर होते हैं। दूसरा संगत भुजाएं समानुपाती या एक ही अनुपात में होती हैं। 10वें के अंदर अपने को बेलन की त्रिज्या दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है। बेलन का आयतन अपने को ज्ञात करना है। आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h। ये इसका आयतन ज्ञात करने का सूत्र है। पाई की जगह पे 22/7, त्रिज्या 7 आ जाएगी, गुना में थीटा 30 आ जाएगा। 7 से 7 कट जाता है। 22 का 7 से गुना करेंगे, 22 7 154 गुना 30, दोनों का गुना करेंगे तो ये उत्तर आ जाएगा। आगे 11वें पॉइंट के अंदर अपने को एक आंकड़े अपने को यहाँ पे दे रखे हैं। जैसे 40 x 42 20 का माध्य दे रखा है 26, तो x का मान अपने को ज्ञात करना है। तो इसके लिए x का मान ज्ञात करना है तो माध्य के लिए सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो जो संख्या दे रखी है सभी को पहले अपने प्लस में लिखा। 4 संख्या बटे में 4 आ जाएगा। ये बटे वाला 4 इसके गुणा में चला गया। 26 को 4 से गुणा करेंगे 104 होता है। 40 42 और 20 इन तीनों को जोड़ेंगे 102, प्लस में x का x रखेंगे। ये प्लस का 102 बराबर इधर लेके आए तो माइनस का हो गया। 104 में से 102 घटाते हैं तो अपने पास 2x का उत्तर आ जाता है। 12वीं के अंदर अपने को ये प्रायिकता दे रखी है PE बराबर 0.15। तो E नहीं की प्रायिकता अपने को बतानी है। तो दोनों प्रायिकताओं का योग हमेशा 1 होता है। तो PE की प्रायिकता तो अपने को दे रखी है 0.15। E नहीं की अपने को बतानी है। ये प्लस का बराबर से इधर लेके आएंगे माइनस हो जाएगा। अब 1.00 में से 0.85 अपने माइनस कर देंगे। तो इसमें से माइनस करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 0.15। सॉरी 0.15 अपने को माइनस करना है तो 0.85 इसका उत्तर आएगा। खंड ब स्टार्ट होता है जिसमें चौथे प्रश्न के अंदर अपने को लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। तो पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद इसका एलसीएम या लघुत्तम समावर्तक अपने ज्ञात हो जाता है। 5वें के अंदर अपने को शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है। द्विघात बहुपद होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा गुणा बीटा। तो इसकी जगह पे जो ये शून्यकों का योगफल दे रखा है और गुणनफल दे रखा है वो इसमें रख देंगे। रखने के बाद ये अपने पास द्विघात बहुपद है वो ज्ञात हो जाता है। छठे प्रश्न के अंदर संपूरक कोण दे रखे हैं। युग्म अपने को पता है कि संपूरक कोण युग्म क्या होते हैं 130 डिग्री के 180 डिग्री के होते हैं। देखिए ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो उसको अपने संपूरक कहते हैं। तो इसमें पहला कोण x मान लेंगे, दूसरा कोण y। दोनों में अंतर अपने को दे रखे कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो दोनों का अंतर आ जाएगा 18 डिग्री का। दोनों का योग होता है 180 डिग्री का। तो समीकरण नंबर 1 और 2 इसको अपने विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। तो मैं विलोपन से कर रहा हूं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो यहाँ से प्लस का y और माइनस का y है वो कट जाता है। प्लस y और माइनस y आपस में ये कट जाएंगे क्योंकि एक माइनस का है और एक प्लस का है। x और x जोड़ेंगे 2x, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 198। ये जो 2 गुणा में था वो इसके बटे में आ गया। 198 में 2 का भाग देंगे तो 99 आता है। अब ये x का मान 99 अपने समीकरण 1 या 2 में रखना है। तो समीकरण 2 के अंदर रखने पर मैंने इसको समीकरण 2 में रखा है। समीकरण 2 पहले मैंने यहाँ पे उतार लिया। अब x की जगह पे 99 प्लस का 99 इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। 180 में से 99 माइनस करेंगे तो 81 डिग्री आता है। तो बड़ा कोण 99 डिग्री का आ जाएगा, छोटा है वो 81 डिग्री का।
7वां है, इसमें अपने को दे रखा है कि दो संख्याओं का योगफल तो 27 है, दो संख्याएं हैं उनका योग 27 है और उन दोनों का गुणनफल है वो 182 है। तो माना कि पहली संख्या x मान ली, दूसरी संख्या 27 माइनस x हो जाएगी, गुणनफल 182 है, दोनों का गुणा इस तरीके से करेंगे बराबर 182। x का पहले 27 के साथ गुणा करेंगे 27x, x का x के साथ गुणा करेंगे x स्क्वायर बराबर 182। इस समीकरण को अपने सही करके लिख लेंगे तो ये बन जाएगी x स्क्वायर माइनस के 27x और माइनस 182। अब इसके अपने को गुणनखंड विधि से करते हैं इस समीकरण को, द्विघात समीकरण को, कि 27 के दो टुकड़े करें कि जोड़ने घटाने पर तो 27 आए लेकिन गुणा करने पर 182 आ जाए। तो यहाँ पे 14 और 13 आते हैं, जिसको जोड़ें तो 27 होते हैं, 14 और 13 का गुणा करें तो 182 होते हैं। उसके बाद अपने यहाँ से कॉमन निकाल देंगे दोनों में से, इसमें से कॉमन निकलेगा x तो x माइनस 14 बचेगा, इन दोनों में 13 का भागजार है तो 13 कॉमन निकाल देंगे तो x माइनस 14 बचेगा। अब x माइनस 14 और x माइनस 13 यहाँ पे अपना आ जाता है। यहाँ पे जो 182 है वो थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे 182 है वो प्लस का होगा, यहाँ पे प्लस का होगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से अपने माइनस कॉमन निकाला है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे। अब ठीक है, 182 जो है वो प्लस का है, तो उसके बाद ये दोनों आ जाएंगे x माइनस 14 x माइनस 13, तो x माइनस 14 बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर 14 आ जाएगा, और अगर 13 लेते हैं बराबर में 0 तो x का मान 13 आ जाएगा। दो संख्याएं 13 व 14 या 14 व 13 होती है। 8वें प्रश्न के अंदर अपने को जो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय है उसको सिद्ध करने के लिए बोला था, तो जैसे अपने को प्रमेय दे रखी है वैसे के वैसे ही एक अपने त्रिभुज यहाँ पे ABC बनाते हैं, ठीक है। ABC त्रिभुज आ जाएगा, तो उसके बाद कुछ अपने को रचनाएं करनी है। रचना करने के बाद अपने को त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो ये चारों अपने के अंदर इसमें लगानी है। पहले त्रिभुज ADE के अंदर, तो इसमें आधार तो ये AD हो जाएगा और ऊंचाई इसकी जो ED हो जाएगी, ठीक है। NE यहाँ पे ऊंचाई हो जाएगी और आधार AD हो जाएगा, तो ये 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। फिर उसके बाद ये जो नीचे वाला त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज है अपना त्रिभुज DBE, तो DBE के अंदर भी आधार तो ये DB हो जाएगा और ऊंचाई वही रहेगी जो अपने ऊपर रखी थी NE। तो इस तरीके से अपने को दोनों के अंदर त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। फिर दूसरी साइड वाले आ जाएंगे, उसके बाद अपने को इस साइड वाले, यानी कि ये जो साइड दे रखी है इस त्रिभुज में से अपने को, ये त्रिभुज में से आधार का त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और एक फिर ये नीचे वाले त्रिभुज में से, तो इसमें आधार अपने को AE रखना है और इसमें जो आधार है वो EC लिखना है। ऊंचाई इसकी हो जाएगी अपने पास ऊंचाई इसकी हो जाएगी अपने पास DM। तो इस तरीके से चारों त्रिभुजों का पहले अपने क्षेत्रफल के सूत्र से क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद एक दूसरे को बटे में लिख के समीकरण 1 व 2 से, और उसके बाद 3 और 4 से, तो ये इसमें रख देंगे। रखने के बाद ये दोनों त्रिभुज जो है एक ही आधार पर और समांतर रेखाओं के बीच में बने हैं, जिसके कारण दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा, और ये अपने को दोनों सिद्ध करने थे। फिर 9वें प्रश्न के अंदर आता है कि एक अपने को 7वीं प्रश्नावली में से दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो उसको त्रिभाजित यानी कि 3 भागों के अंदर अपने को बांटना है। 3 भागों में बांटेंगे तो इसमें अपने पास अनुपात आ जाएंगे 1:2 और दूसरा आ जाएगा 2:1। अब पहले अपने P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं अनुपात वाले विभाजन वाले सूत्र से। ये सूत्र आ जाएगा विभाजन वाले का, इसमें वहां से अपने मान रख देंगे। ये x1 का मान हो जाएगा, ये y1 का मान है। फिर उसके बाद x2 और y2 के मान आ जाएंगे,
ये अपने पास m1 और m2 का मान है। ये मान रखने के बाद इसको सॉल्व करना है। इसी प्रकार से फिर अपने को Q बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो पहले अपने P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात हो जाएंगे, दोनों सूत्र से इसमें मान रख के सॉल्व करना है और इसी प्रकार से फिर Q बिंदु के हैं वो भी अपने ज्ञात कर लेंगे। 10वें प्रश्न के अंदर आता है कि 1.5 मीटर लंबा लड़का चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है, तो चिमनी की ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है। तो इसके अनुसार एक अपने डायग्राम आ जाएगा, ए से लेके ई तक चिमनी है, डी और सी जो है 1.5 मीटर लंबा लड़का है, बी से लेके सी तक है वो दूरी है जो चिमनी और लड़के के बीच की दूरी बी से लेके सी तक। अपने को चिमनी की ऊंचाई ए से ई तक है वो ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले त्रिभुज एबीसी में त्रिकोणमितीय अनुपात tan थीटा से जो कि लंब बटे आधार होता है, इसमें जो कोण है वो अपने को 40 डिग्री का दे रखा है प्रश्न में, लेकिन 40 का नहीं होगा, या तो 60 डिग्री का होगा या फिर 45 डिग्री का या फिर 30 डिग्री का। तो मैंने एक बार इसको 60 डिग्री लेके चला हूँ यहाँ पे। तो tan 60 है, लंब अपने को ज्ञात करना है क्योंकि चिमनी की ऊंचाई है AB है और आधार अपने को दे रखा है 28.5। tan 60 का मान √3 होता है, उसके बाद तिरछा गुना कर देंगे तो AB बराबर 28.5 √3 हो जाएगा। ये तो अपनी आ जाएगी AB की ऊंचाई। ठीक है, अपने को चाहिए चिमनी की ऊंचाई पूरी ये। तो ये जो A से B तक की जो ऊंचाई आई है वो 28.5 और √3 ये आया है, लेकिन ये नीचे वाला 1.5 ये भी जो चिमनी की ऊंचाई में गिना जाएगा, तो 1.5 इसमें और प्लस कर देना है। तो कुल ऊंचाई आ जाएगी 28.5 √3 प्लस 1.5 मीटर। 11वें के अंदर अपने को दो सेकेंद्रीय वृत्त दे रखे हैं 5 और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। इसकी उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। तो यहाँ से अपने को दो वृत्तों की त्रिज्याएं दे रखी हैं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज त्रिभुज जो ABO है वो एक समकोण त्रिभुज है। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। कर्ण स्क्वायर, आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर। कर्ण का मान 5 अपने को दे रखा है, ये आ जाएगा 5। लंब का मान 3 दे रखा है, आधार अपने AB है वो ज्ञात करना है। ठीक है, इस तरीके से पाइथागोरस प्रमेय लगा के यहाँ से 25 आ जाएगा, 5 की स्क्वायर 3 आ जाएगा, 9 की स्क्वायर आ जाएगी, 3 की स्क्वायर 9 आ जाएगी, प्लस के 9 बराबर से इस तरफ लेके आइए अपने, तो ये अपने पास होते हैं माइनस के 9 हो जाएंगे। 25 में से 9 घटाएंगे 16 और 16 का वर्गमूल होता है 4 और जीवा की लंबाई अपने पास आ जाएगी 8 आ जाएगी, क्योंकि जो जीवा है वो A से लेके C तक ये पूरी जीवा का मान है अपने पास। अपने ये 4 निकला है AB का मान, तो ये भी 4 होगा, तो पूरी जीवा जो है वो 8 सेंटीमीटर की हो जाएगी। 12वें प्रश्न के अंदर अपने को लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका सूत्र होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का हो जाएगा पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। त्रिभुज का होता है 3/4 और r स्क्वायर होता है। सूत्र लगा दिए, पाई की जगह पे 3.14 रखना है, r की जगह 15 गुना 15, थीटा का मान 60/360, √3 का मान प्रश्न में दे रखा है 1.73/4 और त्रिज्या आ जाएगी 15 गुना 15। 0 से 0 काटेंगे, 6 के पाड़े से कट जाएगा 6 पे। उसके बाद फिर ये 3 के पाड़े से काटेंगे 2 पे, ये 3 के पाड़े से काटेंगे 5 पे, फिर ये 2 के पाड़े से 2 × 2 और 3.14 को काटेंगे तो 1.52 आता है। अब 1.52, 15 का 5 से गुणा करेंगे 75, इधर 1.73 का 1.73, 15 का 15 से गुणा किया 225 और बटे में 4 आ जाएगा। आगे इसको गुणा करके हल करते हैं तो 114 माइनस 97.3 125 दोनों को माइनस करेंगे तो 16.6875 आता है। आगे 13वें प्रश्न के अंदर अपने को घन का आयतन दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो वहां से पहले अपने घन के आयतन का सूत्र लगाना है, भुजा की घात 3, वहां से भुजा ज्ञात करेंगे तो 4 आ जाएगी, क्योंकि 64 का घनमूल है वो 4 होता है। अब इस घन के फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, तो घनाभ की लंबाई हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई और ऊंचाई है वो 4-4 सेंटीमीटर ही रहेगी।
उसके बाद घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा ये 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। इसमें मान रख के इसको हल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। 14वें प्रश्न के अंदर अपने को एक अर्धगोले के ऊपर शंकु रखा हुआ है। तो अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या 1-1 सेंटीमीटर है और ऊंचाई भी उसकी 1 सेंटीमीटर है, शंकु की ऊंचाई। आयतन ज्ञात करना है, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। आयतन के सूत्र लगा देंगे यहाँ पे 2/3 पाई की जगह पे पाई ही रखना है। त्रिज्या 1-1 आ जाएगी और यहाँ पे भी त्रिज्या 1 और ऊंचाई 1। तो 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही आ जाएगा 2 पाई/3, यानी कि 1 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 ही आएगा, 2 पाई/3। ऐसे 1-1 का गुना करेंगे तो 1 पाई/3। 3 और 3 का लघुत्तम आ जाएगा 3। ये अपने जो लघुत्तम लिया है वो दोनों सेम है, हर सेम है तो अंश भी सेम आएंगे। 2 पाई प्लस 1 पाई बराबर 3 पाई। 3 से 3 कट जाएगा तो अपने पास आ जाएगा पाई। 15वें प्रश्न के अंदर अपने को माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपने इसमें निकालेंगे x का मान, यानी कि इन दोनों को जोड़ना है। 510 और 520 को जोड़ेंगे तो 1020 होते हैं। 1020 में 2 का भाग देना है 510। ऐसे इन दोनों को प्लस करना है, दोनों को जोड़ना है, जोड़ के 2 का भाग देंगे 530। फिर दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे 550। इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो 570 आ जाएगा। तो दोनों संख्याएं निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को पहले प्लस करना है, प्लस करके 2 का भाग देना है तो आ जाएगा x का मान आ जाएगा। अब f और x का अपने को करना है गुना, f और x। तो 12 का पहले 510 के साथ गुना करना है तो ये आ जाएगा। उसके बाद 14 का 530 के गुना करेंगे, ऐसे ही फिर 8 का 550 से गुना करके यहाँ पे fx वाली जो लाइन है वो अपने पास तैयार हो जाएगी। अब इनका अपने को प्लस करना है, सिग्मा fx और सिग्मा f दोनों को जोड़ेंगे 50 और 27,260 आ जाएगा। फिर सूत्र लगा देंगे माध्य ज्ञात करने का, 0 से 0 कट जाएगी, 5 से भाग देंगे तो 545.2 आता है। इसके बाद 16वां प्रश्न के अंदर अपने को प्रायिकता वाला है। नीले पेन दे रखे हैं 5, काले पेन 3, लाल पेन है 2, कुल पेन है 10। नीला पेन प्राप्त करने की प्रायिकता, प्रायिकता का सूत्र संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। नीला पेन पूछा है तो नीले पेन है 5/10 तो कट जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10। दूसरा पूछा है हरा पेन नहीं प्राप्त करने की प्रायिकता, यानी कि हरा पेन नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी पेन हो सकता है, नीला हो सकता है, काला हो सकता है, लाल हो सकता है। तो ये आ जाएगा 10/10 जो कि बराबर 1 होता है। तो आज के इस भाग में अपने इतना ही करेंगे, खंड ए और खंड ब। नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपने खंड स और द को सॉल्व करेंगे। अगर आपको सवाल समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद और शुभ दिन।